अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। मित्रों, कल के एपिसोड में चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर की इंडिया वाली विजिट पे मैंने बात की थी और ये खबर आपके साथ शेयर की थी कि ये विजिट उनकी जो हुई है फॉरेन मिनिस्टर की, असल में ये इंडिया के ही बैकडोर डिप्लोमेसी के नतीजे में पॉसिबल हुई थी, क्योंकि इंडियन डीप स्टेट और बीजेपी में एक सर्कल ऐसा है, एक ग्रुप ऐसा है जो कि चाहता है कि चाइना के साथ हमारे रिलेशंस नॉर्मल होने चाहिए, कम वाट में। भले ही उन्होंने ज़मीन ले ली हमारी, यहाँ से डजेंट मैटर, लेकिन रिलेशंस नॉर्मल होना चाहिए ताकि हम दोबारा पाकिस्तान पे फोकस कर सकें, क्योंकि हमारा सारा का सारा जो ब्रेड एंड बटर है वो पाकिस्तान है। बीजेपी की जो सियासत ही उसी पे चलती है, वही जो पुराना तरीका रहा है। तो ये आए, इन्हीं लोगों की जो बैकडोर डिप्लोमेसी थी ना, उनके नतीजे में ये पॉसिबल हुई थी विजिट। तो ये आए इंडिया और इनके आते साथ ही इंडिया ने ये डिमांड कर दी कि आप कुछ डिसंगेज हों वहाँ से, कुछ एरिया से, ताकि हमें ये मोटिव मिल सकें और हम अपनी पब्लिक को सेल कर सकेंगे। भाई देखें, वो जो हमारे मुल्क के अंदर आए थे ना, अब डिसंगेज हो रहे हैं, तो हमें अब उनके साथ रिलेशन नॉर्मल करना चाहिए, हमारे लिए आसान होगा पब्लिक को बताना। ऐसे ही अगर हम आपके साथ रिलेशन नॉर्मल करेंगे जबकि आप हमारी टेरिटरी के अंदर बैठे हुए हैं, तो हम अपनी पब्लिक को कन्विंस नहीं कर सकते। अलबत्ता अब जो नई रिपोर्ट्स इमर्ज हो रही हैं ना, नई रिपोर्ट्स ताज़ा जो आज की रिपोर्ट्स मिली है, इससे यूँ महसूस हो रहा है कि प्रोबेबली जो इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा था वो हासिल नहीं हो सका, बल्कि ये दौरा धपड़जूस हुआ है। एक तरह से हुआ ये कि जब चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर आए ना, तो दलाई लामा साहब के सपोर्टर्स का मुजाहरा इंडिया ने अरेंज करवाया इनके इंडिया आते ही। आपको मैं याद दिला दूं कि चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर के इंडिया आने से एक रोज़ पहले मैंने ब्रॉडर व्यू के एपिसोड नंबर 876 में आपको दलाई लामा और इंडिया और CIA का जो तिब्बत कार्ड है ना, इस पर आपको बताया था कि ये भी एक चीज़ है। तो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर जब इंडिया आए ना, तो आते ही इनके दलाई लामा के सपोर्टर्स का मुजाहरा इंडिया ने करवाया जानबूझ के। इट वॉज अ डेलिबरेट अटैम्प्ट। बेसिकली वो मैसेज देना चाह रहे थे चाइना को कि हमारे पास तिब्बत कार्ड है। यानी कि इंडियन इस्टेब्लिशमेंट और इंडियन डीप स्टेट और इवन बीजेपी जो दो हिस्सों में डिवाइडेड है ना, उसमें से एक हिस्सा तो चाहता है कि हम इनके साथ अच्छे रिलेशन रखें, गिव अप कर दें, जो ज़मीन ले गए इसको छोड़ें। लेकिन दूसरा हिस्सा चाहता है कि नहीं, हमें कुछ ना कुछ इसका करना पड़ेगा, डिसंगेजमेंट हमें कुछ ना कुछ इलाकों से करवानी पड़ेगी। देखें, इंडिया खुद जो है ना, एक बात याद रखें कि इस काबिल नहीं है कि वो दलाई लामा के ज़रिए कोई बड़ा मसाला क्रिएट करवा सकें चाइना के लिए, इस काबिल नहीं है। CIA कर सकता है, अमेरिका करवा सकता है। 1960s में मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आप इलाका देख रहे हैं ना, अक्साई चीन का, ये तो है तो सदियों से चाइना का ही इलाका, लेकिन 1947 में जब अंग्रेज़ गए थे तो इंडिया को मिला था ये इलाका, बाकी के सारे लद्दाख की तरह। तो 1960s में चाइना ने दलाई लामा कार्ड की वजह से ही ये सारी चीज़ें शुरू हुई थी, तो इंडिया से ये इलाका वापस ले लिया था चाइना ने, पूरा का पूरा अक्साई चीन ले लिया था उन्होंने। तब से लेके ये चाइना के पास है, चाइना ने वापस नहीं दिया। तो इंडिया खुद इस काबिल नहीं है कि वो दलाई लामा के ज़रिए कोई बड़ा मसाला क्रिएट करवा सके, वो इनके लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है, वो मज़ीद अपनी टेरिटरी लूज़ कर सकते हैं। लेकिन CIA, अमेरिका जो है ना, अमेरिका वो करवा सकता है, वो कुछ ना कुछ मसला क्रिएट करवा सकता है। लेकिन मसला ये है कि अगर इंडिया अमेरिका की तरफ जाता है तो फिर रशिया का क्या होगा? यही तो आजकल मसला है इंडिया का। यूक्रेन वाली जंग के बाद वो फंस गए हैं ना, यही तो मसला है इंडिया का। अगर वो उधर जाते हैं ना CIA की तरफ, तो इससे इंडिया और रशिया के रिलेशन धपड़धूस हो जाएंगे, जो कि इंडिया अफोर्ड कर नहीं सकता। अब देखें ना यूक्रेन वाली जंग पे क्या हुआ है। अमेरिका की कोशिशों के बावजूद भी इंडिया खुल के रशिया के खिलाफ नहीं जा पा रहा। तो CIA के बिना दलाई लामा कार्ड असल में फजूल है, इंडिया के लिए जीरो हैसियत रखता है ये। ऑन टॉप ऑफ दैट, इंडिया कुड लूज रशिया आल्सो इफ दे आर प्लेइंग दलाई लामा कार्ड, क्योंकि चाइना उनका कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। वो इस हद तक जाकर कभी भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे कि दलाई लामा कार्ड प्ले करें इंडिया तिब्बत के अंदर। लेकिन फिर भी जानबूझ के एक मुजाहरा करवाया जाता है, चाइना को बताया जाता है कि लुक, इफ़ योर फोर्सेस डिड नॉट वेकेट लद्दाख, वी माइट प्ले दलाई लामा कार्ड। एक तो ये मामला यहाँ पर ख़राब हुआ है, धपड़धूस हुआ है, कल हुआ ये, उन्होंने मुजाहरा करवाया छोटा सा। दूसरा ये हुआ है कि चाइना के मीडिया ने इस दौरे को ज़्यादा घास नहीं डाली है, कहीं कहीं कोई छोटी सी खबर लगी हुई है, अदरवाइज कोई ज़्यादा इसको कवरेज मिली ही नहीं है। मतलब उन्होंने ऐसे इसको प्रिटेंड किया है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ घास ही नहीं डाला उन्होंने। तीसरा ये हुआ है कि कोई ज्वाइंट प्रेस स्टेटमेंट तो जारी नहीं की गई, बल्कि कोई प्रेस रिलीज ही सामने नहीं है कि क्या बात हुई है भाई, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं, कुछ भी नहीं, नथिंग। सिर्फ जयशंकर साहब मीडिया के सामने आए, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर, और कहा कि हमने चाइना को कह दिया है
कि बॉर्डर पर जब तक डी एस्केलेशन नहीं होती हमारे चाइना के साथ रिलेशन नॉर्मल नहीं हो सकते। एक अजब सी बात उन्होंने कह दी। मतलब मुझे इसका कुछ खाका कुछ यूँ महसूस हुआ इनकी बात सुन के कि बैकडोर डिप्लोमेसी और इतनी मेहनत के बाद चाइना के फॉरेन मिनिस्टर को इंडिया बुलाया गया। इनके इंडिया आने पे इनको कहा जाता है कि आपके फ़ौजी हमारे इलाके से वापस जाएं, नहीं तो रिलेशन नॉर्मल नहीं होंगे। इस पे चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर ने कहा अच्छा जी खुदा हाफिज़, और वो वापस चले गए। कुछ ये दौर आ रहा बस इस तरह। वो आए हैं, इनकी बात सुनिए, इनको कहा ओके जी बाय बाय टाटा गुड नाइट, और चले गए। आई थिंक इंडिया हैज़ मिस्ड द ट्रेन अगेन। मुझे लग रहा है कि बड़ा गोल्डन मौका मिला था इंडिया को अपने रिलेशंस कुछ इम्प्रूव करने का, लेकिन बात बनी नहीं है। मुझे लग रहा था बात कुछ ना कुछ तो बननी चाहिए, इतनी मेहनत की है, उनको बुलाया है, ये सब हो रहा है बैकग्राउंड में, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जैसा कि ये दौरा मुकम्मल तौर पर धपड़दूस हो गया है, इसीलिए शायद इंडिया की तरफ से इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर या NSA हैं वो चाइना अब ना जाए। मोदी साहब नहीं मिले चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर से, मोदी साहब चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर से नहीं मिले। हालांकि चीनी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा भी कि भाई ऐसा है कि आपके मुल्क की फॉरेन पॉलिसी जयशंकर वगैरह नहीं चला रहे, आपके मुल्क की फॉरेन पॉलिसी चाय वाले बाबा चलाते हैं, हमें सब पता है, वही डिज़ाइन करते हैं सारी की सारी पॉलिसीज़, तो हमें वहाँ पर ले चलें और हम भी ज़रा उनके हाथ की चाय पी लें। लेकिन मोदी साहब ने कहा कि मित्रों कोई नहीं गुस्सा, मैं नहीं मिलूँगा। तो यू सी ये सारी वो इंडिकेशंस हैं जिनसे लग रहा है कि शायद जो प्लान था इंडिया का इस दौरे से, जो उम्मीदें थी कि कुछ बर्फ़ पिघलेगी, वैसा नहीं हो सका। और कल जो मैंने बात की थी ना कि डेस्पांग का जो इलाका है, इसके अलावा कुछ जगहों से हो सकता है चाइना डिसंगेजमेंट को कंसीडर करे लद्दाख में, अब वो भी पॉसिबिलिटी कम नज़र आ रही है इन रिपोर्ट्स के बाद। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि डेस्पांग को आप इतना क्यों इम्पोर्टेंट मानते हैं, कि डेस्पांग इतना ज़्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है कि चाइना उसको छोड़ ही नहीं सकता। डेस्पांग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेस्पांग के पीछे ये देखें आप, इसके पीछे दौलत बेग ओल्डी लिखा हुआ है ना, ये दौलत बेग ओल्डी क्या है क्या आप जानते हैं? ये असल में इंडिया का एयरबेस है, इंडियन एयरफोर्स का एयरबेस है, और उन्होंने उस जगह पे बनाया हुआ है जहां से थोड़ा आगे ये जो सीपेक है ना, कराकरम हाईवे, वो शुरू होता है। इसका मतलब है कि दौलत बेग ओल्डी को यूज करते हुए सीपेक के जो निशाने हैं ना, जहां से सीपेक शुरू होता है, उनको टारगेट किया जा सकता है, विच मीन्स चाइना की सप्लाई लाइन इंडिया की नज़रों के सामने से होके गुजर रही होती है। तो इन्होंने क्या किया है चाइनीज़ ने अप्रैल 2020 के बाद कि ये देशपांग पे आके बैठ गए। अब देशपांग वो जगह है जहां से सीधा रास्ता जाता है दौलत बेग ओल्डी की तरफ। कोई अगर देशपांग पे आके बैठ गया ना, तो दौलत बेग ओल्डी का रास्ता कट ऑफ हो जाता है। इंडिया का वो जो एयरबेस था वो कट ऑफ हो गया, उसके बीच में आके बैठ गए चाइनीज़। इनके रास्ते को क्रॉस करते हुए आपको वहां पर जाना पड़ता है। इसका मतलब है कि ये जो DBO का इलाका है, ये एक डिफेक्टो कट ऑफ हो चुका है इंडिया की मेन लैंड से, बाकी टेरिटरी से कट ऑफ है। ये वहाँ उनके यूँ समझें कि उनके जाने के लिए वहाँ पर कोई रास्ता नहीं है, चाइनीज़ टेरिटरी से क्रॉस करके जाना पड़ेगा। ये कभी भी गिव अप नहीं करेंगे इस DBO की वजह से, देशपांग को नहीं छोड़ेंगे वो। अच्छा, अब आते हैं इस सवाल पे कि ये जो चाइना US के असर को कम करने के लिए इंडिया की इस स्ट्रेटेजिक रिपोजिशनिंग को सपोर्ट कर रहा है ना, जिसमें वो यूक्रेन वाली वॉर के बाद रशिया के खिलाफ जाने को तैयार नहीं है इंडिया, और इसीलिए चाइना ने भी ये बात की थी कि यूक्रेन इशू पे कम से कम चाइना और इंडिया की एक जैसी पॉलिसी है, इसको कैपिटलाइज करना चाहिए और रिलेशंस कुछ इम्प्रूव करना चाहिए। तो सवाल यह है कि क्या इस फेल्ड दौरे का असर यूक्रेन मामले पे भी पड़ेगा? क्या इंडिया दोबारा US की तरफ जाएगा चीन की वजह से? द आंसर इज़ नो, क्योंकि इंडिया अमेरिका से ज़रा साइड पे होके जो एक पोजीशन ले रहा था ना, उसका मेन रीज़न चाइना नहीं रशिया है। यूक्रेन की जंग ने इंडिया को स्ट्रेटेजिक रीपोजिशनिंग पे मजबूर किया हुआ है असल में, वरना चाइना वाले मामले पे तो वैसे ही इंडिया अमेरिका की तरफ टिल्ट हुआ जा रहा था ना। लिहाजा अगर इंडिया अब US की हर बात मान ले पहले की तरह, तो इससे अमेरिका और रशिया के रिलेशंस पर असर पड़ता है। वैसे रूस ने इंडिया के किसी काम आना नहीं है चाइना के खिलाफ, ये तो मैं पहले ही कह चुका हूँ, नहीं आना। जो लोग समझते हैं कि रशिया चाइना के खिलाफ काम आएगा इंडिया के, उनको ज़रा जाके रशिया और चाइना के रिलेशंस की डेप्थ को स्टडी करना चाहिए कि उनके रिलेशंस किस लेवल के हैं। अमेरिका ने इंडिया को ऑफर दी हुई है कि आपकी ये जो रशियन वेपन्स पर इतनी ज़्यादा डिपेंडेंस है, आपकी मजबूरी है कि आप उनके खिलाफ नहीं जा सकते, तो इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। वी कैन ऑफर यू आवर वेपन्स, हमारे पास भी तो अल्टरनेट वेपन्स हैं। लेकिन मसला ये है कि भाई कई डेकेड से इंडिया रशिया से हथियार लेता आया है, इतनी जल्दी इतना मैसिव अमाउंट जो हथियारों का है, इंडिया का पूरा डिफेंस सिस्टम ही यूँ समझें कि इसको रिवाइज करना पड़ेगा, इसको दोबारा बनाना पड़ेगा, मैसिव वॉल्यूम में हथियारों का।
ये अमेरिका ऑफर नहीं कर सकता इतना जल्दी, विच मीन्स मोर प्रॉब्लम्स अहेड फॉर इंडिया इन फ्यूचर। और एक सुनहरा मौका इंडिया ने अपने हाथ से गंवा दिया है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर आए हुए थे, इसको कैपिटलाइज किया जा सकता था चीज को, यहाँ से बेस बना के थोड़ा से रिलेशन अच्छे बनाने चाहिए थे, लेकिन वो हो नहीं सका। हो सकता है कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर के इस विजिट के बाद चाइना और इंडिया के रिलेशंस मजीद खराब हो जाएं। इट इज ऑल्सो वेरी मच ऑन द कार्ड्स।